मेरे युवा मित्रों का स्वागत है हेलो। यूथ यूनाइट लाइट पाठ्यक्रम के एक और एपिसोड में आपसे मिलना अच्छा लग रहा है। हम एक और रुचिकर विषय पर आज फिर बात करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सबसे पहले मैं आपका और एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लर्निंग एंड डेवलपमेंट विभाग के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुलकर्णी का स्वागत करता हूं। हेलो गाइस। तो मित्रों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो है डिजिटल विचलन। अब यहाँ एक तकनीकी पेशेवर और एक शिक्षक हैं, और हम डिजिटल विचलन के विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार डिजिटल उत्पादकता और डिजिटल विचलन के बीच हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अब जब हम आज के संदर्भ में डिजिटल विचलन के बारे में बात करते हैं, तो ये उपकरण एक तरफ हमारी मदद करते हैं और दूसरी तरफ व्यवधान भी पैदा करते हैं। यह विचलन एक बहुत बड़ी चुनौती है। सच तो यह है कि मैं भी इन सभी डिजिटल उपकरणों या हर तरह की सोशल मीडिया का पूरी तरह उपयोग कर रहा हूं। तो आप टिंडर के अलावा किसी भी और अकाउंट का नाम लीजिए, मैं हर समय हर तरफ मौजूद हूं। मेरे पास इन सब के अकाउंट आदि हैं और मैं इनमें सक्रिय रहता हूं। हालांकि सवाल यह है कि कितना अधिक, ठीक? और समस्या यहीं पर है। हम यह काम एक डिजिटल उपकरण पर कर रहे हैं और आप सब भी इसे डिजिटल उपकरण में ही देखेंगे। सवाल यह है कि कितनी देर तक उपयोग करना और यह जानना कि हम किस सीमा तक इसका उपयोग करना है, क्योंकि उसके बाद यह एक लत बन जाता है। अगर आप देखते हैं कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक बहुत मजबूत मीडिया साधन है और ज्ञान पाने में कोई बुराई नहीं है, तो यह अच्छा है ना? लेकिन हमें क्या सारे उपलब्ध ज्ञान को पाने की जरूरत है? शायद नहीं। हम सबसे पहले डिजिटल विचलन को कैसे समझें, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, डिजिटल उपकरणों से ज्ञान प्राप्त करने या डिजिटल उपकरणों से उत्पादकता का एक स्तर प्राप्त करने से लेकर व्यसनी बनने और प्रौद्योगिकी का गुलाम बनने तक की एक धुंधली सीमा है। एक तरह से कहें तो इसे शौचालय तक भी ले जाना। तो हम डिजिटल विचलन को कैसे समझते हैं? हम उस खास उपकरण या उस खास ऐप या उस खास सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या कोई कारण है? ये कारण मनोरंजन हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, समाज से जुड़ना या उसके बारे में जानकारी रखना या ऐसी ही अन्य चीजें। ये सभी चीजें जरूरी हैं। हालांकि अगर यह मेरे जीवन के उस खास दौर के मौजूदा लक्ष्य में बाधा बन रही है, जब मैं जीवन अवधि की बात करता हूं तो मैं एक इंजीनियरिंग छात्र हूं। यहाँ मेरा जीवन काल 4 साल का है। मुझे XYZ अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि यही वह चीज है जो मेरे उस छोटे लक्ष्य के लिए उस विशेष लक्ष्य में बाधा डाल रही है, तो उस स्थिति में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ठीक है, कम से कम हम इसे कम कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा तनाव में रहता हूँ। तो तनाव से मुक्ति पाना ऐसे परिणामों में से एक है जिसकी आप उपकरण का उपयोग करते हुए उम्मीद करते हैं। और आपने एक दिलचस्प बात भी कही कि हम कहाँ हैं, हम क्या हासिल करने वाले हैं। इस उद्देश्य से वापस जुड़ चाहिए और तकनीक की लत या लगाव को अपने प्राथमिक उद्देश्य के मुकाबले गौण समझना चाहिए, चाहे वह चिकित्सा हो या इंजीनियरिंग या कोई और काम हो जो आप कर रहे हैं। फोमो नाम की चीज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं? यह फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जो कुछ हो रहा है उसे जानने से वंचित रह जाने का भय है। मेरी समझ से यह ऐसी बात है जिससे आज के युवा एक चुनौती की तरह झेलते हैं। आप उस पार्टी में जाना चाहते थे, आप वहां नहीं हैं और किसी का भेजा हुआ वीडियो देख रहे हैं और पार्टी से वंचित महसूस करते हैं। मैं बेंगलुरु के एक MBA कॉलेज में मैं वहाँ के छात्रों से बात कर रहा था और वहाँ इस फोमो के बारे में बहुत बातें हो रही थी। बल्कि वे मित्रों के दबाव को महसूस करते हुए इसको बहुत महत्व दे रहे थे। तो फोमो और साथियों का दबाव साथ साथ चलते हैं। क्या मुझे वाकई यह जानने की जरूरत है कि क्या चर्चा चल रही है? क्या मेरे लिए यह महसूस करना इतना जरूरी है कि मैं अलग थलग पड़ गया हूं, चर्चा से बाहर रह गया हूं? ठीक है, अगर यह उस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ हूं, अगर इसका महत्व नहीं है, तो इसे छोड़ दें। ऐसी 3 चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक, ये जानना है कि डिजिटल विचलन वास्तव में क्या है। दूसरा, ये पहचानना कि आपके लिए यह विचलन क्या है। एक मोबाइल, एक इंस्टाग्राम। आपके लिए 2 अलग अलग विषय हैं। मेरे लिए 2 अलग अलग विषय हैं। मुझे आपके विषयों को जानने की जरूरत ही नहीं है। मेरी जरूरतें आपसे अलग हैं।
संभवतः मेरी ज़रूरतें दिन के 8 घंटे इंस्टाग्राम पर रहने की हैं। शायद आपके लिए ये ज़रूरत 2 घंटे हो। ठीक है। हाँ, अगर वे 8 घंटे मेरी ज़रूरत है, तो मुझे लत नहीं लगी है, क्योंकि मैं उतना ही समय बिता रहा हूँ। लेकिन अगर आप 1 घंटा अधिक इस तरह बिता रहे हैं, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो आपको लत लग गई है। ठीक? इससे मुझे एक रोचक वीडियो याद आ गया जो मैंने देखा। थाच, वह सामाजिक दुविधा के बारे में। थाच, मैं अपने श्रोताओं के साथ स्क्रीन पर सामाजिक दुविधा के बारे में एक लिंक डालना चाहता हूं, जिससे वे उसकी एक झलक देख सकेंगे और बाद में वह डॉक्यूमेंट्री पूरी देख लेंगे। ये लगभग 2 घंटे की है। ये बताती है कि किस तरह हम पर नज़र रखी जा रही है और एल्गोरिदम द्वारा हमारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है, और इस तरह से हमें वो फीड मिलती है जो हमारे लिए प्रासंगिक होती है। हमारे लिए इतनी प्रासंगिक होती है कि जैसे यह मेरे लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ विचलित करने वाली है, कौन सी नहीं। कौन सी चीज़ मेरे लिए उत्पादकता है। इसकी एक पतली सी रेखा है, एक दहलीज की तरह। सुधेंद्र जी, एक बुरा दिन ऐसा दिखता है। मेरा दिन शुरू होता है, मेरे मन में कोई महत्वपूर्ण कार्य है, ताजगी भरा नया दिन है, और उस कार्य का काफ़ी मानसिक दबाव है। यानी मेरे मन को उस कार्य के प्रति बिल्कुल सजग रहकर उसे करना है, और वह कार्य शुरू में काफ़ी कठिन भी लग रहा है। अचानक एक मैसेज आता है और मैं उसे देखने लगता हूँ। यह मेरे मित्र द्वारा सोशल मीडिया में भेजी गई एक रोचक जानकारी है। यह अगले 5 से 10 मिनट मुझे अपनी ओर खींच लेती है। मैं धीरे से फिर अपने कार्य पर ध्यान देता हूँ। यह अभी भी एक बड़ा काम है जो मुझे पूरा करना है। जल्दी ही एक कॉल आती है जो किसी खास स्थान पर आई समस्या के बारे में है, और यह मुझे अगले आधे घंटे या 45 मिनट समन्वय स्थापित करने, फ़ोन करने, जांच करने आदि कई कामों में व्यस्त रखती है। मैं अपने कार्य पर फिर वापस आता हूँ। अब लगभग चाय का समय हो गया है और मुझे लगता है कि थोड़ी कैफीन मुझे केंद्रित होने में मदद करेगी, और मैं कॉफ़ी पीने लगता हूँ। वहाँ पर कॉफ़ी पीते हुए आपका ध्यान फिर से अपने फ़ोन उपकरण पर चला जाता है। कोई वीडियो आपको खींच लेता है और यह एक और विज्ञापन दिखाने लगता है, एक ऐसा उत्पाद जो बहुत आकर्षक है और अमेज़न पर ख़रीदा जा सकता है, और इसी तरह की अन्य बातें चलती रहती हैं। मैं किसी सहकर्मी से टकरा जाता हूँ और हम एक और गपशप में लग जाते हैं, ऐसी बातों में जैसे आपने बताया, जैसे धोनी रिटायर हो रहा है, ऐसे ही अनावश्यक विषयों पर। फिर आप अपने कार्य के लिए वापस आते हैं और अब यह कार्य और अधिक बढ़ा लगने लगता है। अब लगभग आधा दिन जा चुका है। यही है जो मैं महसूस करता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान का भटकाव आपको एक श्रृंखला में ले जाता है। यह क्या है? अगर आप इस पर नियंत्रण नहीं रखते, तो यह आप पर नियंत्रण करता है। तो जब हम नियंत्रण करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हमने तय कर लिया है कि कहाँ रुकना है और कब उस उपकरण का उपयोग नहीं करना है, और फिर उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, जैसे आपके कहने के अनुसार अपना उद्देश्य, तो अब हम क्या करेंगे? इस चुनौती से कैसे पार पाएं कि तकनीक का गुलाम बनने की बजाय तकनीक को अपना गुलाम बना लें, जिससे यह हमें बेहतर परिणाम लाने में मदद करे और जब भी हमें ज़रूरत हो तब हमें ज्ञान उपलब्ध कराए। इसका ट्रिगर है नोटिफिकेशन ऐप्स। केवल बहुत ज़रूरी ऐप के लिए ही नोटिफिकेशन चालू रखें, जैसे आपका बैंक, या अगर आप कार्यरत पेशेवर हैं तो संभवतः आपके मेल जो किसी खास उद्देश्य के लिए आते हैं, और ऐसी ही अन्य चीजें। तो यह सोचिए कि आप किस चीज के लिए वास्तव में सूचना या संकेतक चाहते हैं। अन्यथा नोटिफिकेशन को म्यूट करें या हटा दें। हाँ, सभी संकेतकों को हटा दें, सभी नोटिफिकेशन हटा दें, कुछ ग्रुप म्यूट कर दें या हटा दें। कार्ल न्यूपोर्ट एक लेखक हैं। उन्होंने डीप वर्क नामक पुस्तक लिखी है। वे केंद्रित होने और गहराई से कार्य करने के बारे में बात करते हैं। वे बताते हैं कि उनका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। ओह, मैं अपने दर्शकों को एक और वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया में अकाउंट न होने के बारे में है और कैसे इसके बाद भी उनकी पुस्तक की बिक्री में कमी नहीं आई। वास्तव में उन्होंने कोई भी कमी महसूस नहीं की। तो यह एक रोचक बात है जो मैंने नोट की। आपने यॉर्क में शायद इस बात को महसूस किया होगा। मुझे पता नहीं कि यॉर्क कंपनी में ऐसा होता है या नहीं।
मैंने एक कंपनी देखी है जहां लोग मीटिंग के लिए बोर्ड रूम में जाते हैं तो उन्हें एक टोकरी दी जाती है जिसमें सभी अपना मोबाइल फ़ोन रख देते हैं ताकि वे बहुत रचनात्मक और उपयोगी बातचीत में शामिल हो सकें। आज यह देखना असामान्य नहीं है कि भोजन की टेबल पर सभी परिवार के सदस्य अपने अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं। हाँ, यह एक दुख भरी बात है, लेकिन अगर हम सजग नहीं होते तो ये हमारे साथ भी होता है। इसलिए सजगता के विषय पर वापस आते हुए, अगर हम समझ चुके हैं कि डिजिटल विचलन क्या है और यह उत्पादकता से किस प्रकार अलग है, अगर हम यह भी जान चुके हैं कि हमारी व्यक्तिगत सीमा उपकरणों में फंस जाने की है या उत्पादक एवं कुशल होने की है, और तकनीक से दूरी हम कैसे बनाते हैं, इसके क्या उपाय हैं, तरीके क्या हैं, मैं सोच रहा हूं कि हम अपने युवाओं के साथ क्या साझा कर सकते हैं जिससे हमें इस चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। तो हम यही बात कर रहे थे, पहला बिंदु है वह चीज जो ध्यान खींचती है, कृपया उसे दूर रखें। नोटिफिकेशन उनमें से एक उदाहरण था, जो कोई भी चीज जो आपका ध्यान बंटाती है या किसी खास सोशल मीडिया या आपकी डिजिटल लत की ओर आकर्षित करती है, उन चीजों को अक्षम कर दें। इन संकेतकों को अपने लिए बाधा न बनने दें। दूसरी बात है दृढ़ निश्चय। मैं बात कर रहा था गोपीचंद पुलेला की सेक्रेटरी से। आप गोपीचंद पुलेला को जानते हैं और वह पीवी सिंधु के बारे में एक कहानी बता रही थी। वॉशिंगटन में ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसे लोगों से प्रार्थना पत्र मंगाए जो ओलंपिक में जीतना चाहते हो, कैसा उन्होंने विज्ञापन दिया। लगभग 15,000 लोग आए जो ऐसा करना चाहते थे, जो जीतने के इच्छुक थे। उनकी परीक्षाएं आदि ली गईं और अपने सर्वोत्तम खेल के कारण उनमें से केवल 15 लोगों को चुना गया। फिर उन्होंने इन सब को एक एक करके अपने कमरे में बुलाया। ये बहुत रोचक बात है। उन्होंने कहा, मैं आपको ऐसा बना सकता हूं, अगले 6 महीनों में आप इस सभी चीजों में पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाएंगे। उस महिला या पुरुष ने कहा, हाँ। उन्होंने पूछा, क्या आप तैयार हैं? उसने कहा, हाँ। ठीक है, तब आप अपना फोन जमा कर दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पहले मुझे मेरे काम करने दीजिए। आज शाम को मैं यह फोन आपको दे सकता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, जाइए उस कमरे में बैठिए। अच्छा, ठीक है। उसने जाकर अपना फोन चालू कर लिया। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या मैं हर शाम अपने माता पिता से बात कर सकता हूं? उन्होंने कहा, अच्छा है, कोई बात नहीं, आप उस कमरे में बैठिए। एक के बाद एक लोग आते गए। फिर पीवी सिंधु आई। उन्होंने गोपीचंद पुलेला कहा, हम इसे कर सकते हैं, हम 6 महीने में इसे करेंगे, आप तैयार हैं? वह बोली, हाँ ठीक है। सबसे पहले आप अपना फोन जमा कर दीजिए, वह बोली। ये रहा। इस टेबल पर से उसने बस फोन निकाला और कहा, लीजिए, आपको और क्या चाहिए? इससे ही सब कुछ बदल गया। यही बात है, वह एक चैंपियन है। उसने फोन को तुरंत निकाल कर रख दिया। अगले ही क्षण इसे उनकी तरफ सरकाते हुए उसने पूछा, आपको और क्या चाहिए? ये उसकी पहली जीत थी। तब गोपीचंद जी ने कहा, अगले 6 महीने आपको कोई भी तैयारी वाले खेल नहीं खेलना है। हर तैयारी वाले खेल में वास्तव में खिलाड़ियों को हार जाने पर भी बहुत पैसा मिलता है। तो उन्होंने कहा कि तुम कोई भी तैयारी वाले खेल नहीं खेलोगी। अगले 6 महीने बहुत बड़ी धनराशि का नुकसान होने वाला था। पर वह बोली, बढ़िया, अब आगे क्या करना है? तब उसके पिता आए और बोले, खेलों की तैयारी क्यों नहीं करनी है? ये तो उसकी आय का स्रोत है, उसका पेशा तो यही होने वाला है। गोपीचंद जी ने कहा, बहुत से लोग हैं जो उसका खेल देखते रहते हैं। इसे हर जगह रिकॉर्ड भी किया जाता है। लोग उसका खेल देखेंगे और समझेंगे कि वह कैसे खेलती है और उसकी चालें किस तरह की हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई समीक्षक, कोई विशेषज्ञ उसकी चालों को देखे और उन बातों पर ध्यान दे जिनसे उसे हराया जा सकता है। इसलिए कोई भी खेल नहीं, तैयारी वाले भी नहीं, कुछ भी स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए, कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। सिंधु ने कहा, हाँ, और जो हुआ उसे आप जानते हैं, है ना? तो इरादे की बात है। पहले हमने कहा कि संकेतकों को बंद कीजिए, लेकिन दूसरा है दृढ़ निश्चय। दिन में 1 घंटे का अर्थ लगातार 60 मिनट नहीं है। इसका अर्थ है 15 मिनट 4 बार। इससे आपको कुछ राहत मिलती है कि काम हो गया, लेकिन 15 मिनट के बाद हमारे पास एक मानसिक अलार्म होना चाहिए। हर बार आप मोबाइल फोन या किसी और चीज पर अलार्म नहीं लगा सकते। एक मानसिक अलार्म रखिए कि यह काम पूरा हो गया, मैंने कर लिया। एक 20 मिनट का वीडियो है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि दिन में 2 बार इसे देखूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष कहते थे कि कार्य में बदलाव विश्राम की तरह है।
अद्भुत बात है, ये रोचक है ना? प्रबंधन में बदलाव, किसी भी तरह का बदलाव। आप एक ही कार्य करते हुए थक गए हैं। आपको केवल आराम करने या तनाव रहित होने के लिए फिर से मनोरंजन खोजने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपना कार्य बदल लीजिए। आप किसी तरह के आगद्दों का विश्लेषण करते करते थक गए हैं। इसे बदलकर किसी से मिलने या कोई और काम करें। इससे आपको पिछले 2 घंटों से काम करते करते जो थकान हो गई है उसे आराम मिल जाएगा। कार्य में बदलाव भी विश्राम है। आपको मनोरंजन करने की जरूरत तब पड़ी देती है जब आप बिल्कुल थक गए हों। आपका मस्तिष्क पूरी तरह बंद होने की कगार पर है, तब चाहिए। आधे घंटे का विराम ले लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, टहलते हुए संगीत सुन लीजिए। पहली बात थी संकेतकों को बंद कीजिए, दूसरी है आपका दृढ़ निश्चय, और तीसरी बात है कि अपने फोन को अपने मनोरंजन के लिए उपयोग कीजिए, लेकिन समय बर्बाद करने के लिए नहीं। ठीक है, इसका उपयोग अपने फायदे बढ़ाने के लिए कीजिए। इसे रचनात्मक बनाइए। मैं बस उस बिंदु पर आना चाहता था जिसका आपने संकेत किया, नहीं कह पाने का। अनुशासन। आपने इस बारे में बात की कि किस तरह हमारा मन जरूरत पड़ने पर तकनीक से दूरी बनाने में हमारी मदद कर सकता है। यह अलार्म, यह आंतरिक संकेत हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपने अलार्म की बात की। यह अलार्म हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसका उपकरण क्या है? वह बुद्धिमत्ता क्या है जो हमें इस अनुशासन को अपनाने में मदद कर सके कि जब हमें जरूरत पड़े तो हम नहीं कह सकें? वह अलार्म कहाँ है? उसे आरंभ करने वाला संकेत कहाँ है? ये बहुत ही रोचक बिंदु है। आपने पूछा, उसका उपकरण क्या है? मैं बताता हूं। ये उपकरण एक लोलक, पेंडुलम, एक उपकरण है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चों का मन चंचल होता है, ज्यादातर का सही है, और मेरा अनुमान है कि हम सबके साथ ऐसा है। तो मैंने कहा, ये बच्चों के साथ ही नहीं है ने, ये सबके साथ है। एक 60 साल के बुजुर्ग का मन भी चंचल होता है। इसका सही कारण यह है कि उनका पेंडुलम बहुत लंबा है। उसका एक आधार होता है और नीचे एक गेंद होती है ना? और ये दोलन करती रहती है। ठीक, इसे देखिए, ये आपका मन है। ये दोलन करने वाला मन है, और ये आपका हृदय है। हृदय ज्यादातर आपको गलत संकेत नहीं देता है। ये हमेशा आपको, हाँ, एक विनियमित हृदय, ठीक से प्रबंधित हृदय, नियंत्रित हृदय हमेशा आपको सही संकेत देता है, हमेशा। जबकि यह मन है जो हमेशा चंचल होता है, चंचल मन, है ना? अब यहां दोलन बहुत ज्यादा है क्योंकि यह धागा बहुत लंबा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह धागा जितना हो सके उतना छोटा हो जाए। धन्यवाद सुधींद्र, इन बातों के लिए। हम हृदय और मन के जिस संबंध की हमेशा बात करते हैं उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अर्थात हृदय और मन की दूरी के बारे में। हम हृदय से जितने नजदीक होते हैं, मन के हृदय के पास ही होने के कारण पेंडुलम छोटा होता है और दोलन भी कम होता है। अद्भुत। ये ध्यान के अभ्यास जो आपके पास हैं, ये वास्तव में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हमें नियंत्रित मन और नियंत्रित हृदय की जरूरत है। हृदय कभी भी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है, और जैसा हमने कहा, चूंकि मन हृदय के पास ही है, इसलिए मन वास्तव में हृदय के साथ तालमेल में है। सच है, ऐसे समय में जब मन और हृदय साथ होते हैं, तब अलार्म संकेत देता है। वह अलार्म जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वह संकेत देता है। अब मेरा हृदय जानता है कि नहीं यार, बहुत हो गया, नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे रुक जाना चाहिए। मन कहता है, थोड़ा और ऐसा इसलिए है कि यही दोलन है। अब मन ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि हम हृदय के बहुत पास हैं। हम उस उपकरण की बात कर रहे हैं जो अन्य उपकरणों का उपयोग करता है। अगर इसका प्रबंधन ठीक से किया जाए तो यह हमें संतुलन लाने में मदद कर सकता है, लत और तकनीक पर निर्भरता के लंबे दोलन को दूर कर सकता है, और साथ ही हमें हृदय के निर्देशन में उत्पादक बनाए रख सकता है। बिल्कुल श्रोताओं के फायदे के लिए मैं इसको सार में कहता हूँ। पहला कदम है यह समझना कि डिजिटल विचलन क्या है, और अंतर कर पाना कि कौन सी बात उत्पादक है और कौन सी लत लगाने वाली है। दूसरी बात है लक्षणों को पहचानना, जैसे कई काम एक साथ करना, ध्यान बंटना, समय गंवाना, नींद गंवाना आदि। मेरा मतलब है कि जब हम सर्काडियन लय के बारे में बात कर रहे थे, कि जब हम कोई ऐसा उपकरण देख रहे हैं जिससे लगातार प्रकाश निकल रहा है, तो यह किस प्रकार प्रभावित होता है, जिससे हम ठीक से निश्चित कर सकें और स्वयं की सीमा तय सकें कि इस जगह मुझे रुक जाना है और यहीं पर मेरी उत्पादकता बढ़ेगी, या इसी तरह मैं अपने समय को नियंत्रित कर सकता हूँ। और हम मन की हृदय से निकटता के लिए
पेंडुलम का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी। ध्यान के अभ्यास इसमें हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम हार्टफुलनेस की तकनीकों, ध्यान और सफाई का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि हमारे पेंडुलम में उस तरह का संतुलन बन जाए। तो तीसरे पहलू के लिए, जो डिजिटल विचलन को संभालने के बारे में है, हृदय की बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ देती है। मैं अपने श्रोताओं को हृदय की बुद्धिमत्ता के बारे में एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसे हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने बनाया है। अब विज्ञान की दुनिया इस बात पर ध्यान देने लगी है कि केवल मस्तिष्क के पास ही सारी बुद्धिमत्ता नहीं है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। हमारे हृदय के पास भी उसकी अपनी जन्मजात बुद्धिमत्ता होती है, और जैसा आपने कहा, यह हमें गलत तरह के निर्देश नहीं दे सकता। अगले एपिसोड में हम आदतों के बारे में और इस पर भी बात करेंगे कि शक्तिहीन करने वाली आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए और नई, अधिक सशक्त, अधिक सहायक आदतों को कैसे अपनाया और विकसित किया जाए। यहाँ हम एक विराम लेते हैं और फिर हम अगले एपिसोड में सर्वोत्तम प्रदर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, धन्यवाद। इस प्रार्थना को अर्पण करते समय हम अपनी यात्रा में वर्तमान क्षण का सम्मान करते हैं और साथ ही ये समझते हैं कि ये यात्रा जारी रहनी चाहिए। अपने स्रोत के साथ जुड़ने में हमारी मदद करने के लिए हार्टफुलनेस प्रार्थना रात को सोते समय 10 से 15 मिनट के लिए की जाती है। इसी स्रोत को नाथ कहा जाता है। उस संपर्क को पुनः स्थापित करने के लिए सुबह ध्यान करने से कुछ मिनट पहले भी इसे किया जाता है। इस प्रकार से दिन की शुरुआत और अंत करने से स्रोत के साथ पूरे दिन और रात के दौरान संपर्क स्थापित हो जाता है। आइए प्रार्थना शुरू करें। आरामदायक आसन में बैठकर हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। विनम्रता और प्रेम की भावना के साथ शांतिपूर्वक धीरे से इन शब्दों को अपने हृदय के अंतस्थ में प्रतिध्वनित होने दें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। 10 से 15 मिनट तक इन शब्दों के वास्तविक अर्थ पर ध्यान करें और उसमें डूब जाने की कोशिश करें। आप इसे कुछ एक बार दोहरा सकते हैं। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। स्वयं को इस प्रार्थनापूर्ण भाव में खो जाने दें। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस ये जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है।
इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं, अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं